तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ओशियंस क्या है। तो ओशियंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ओशियंस में जैसे 5 मेजर ओशियंस होते हैं और 7 उसके सब ओशियंस होते हैं। सीमांत महासागर, सॉरी 7 जो है मेनली होते हैं सागर, 5 और जो ओवरऑल देखा जाए डिवाइड करके तो 7 ओशियंस होते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, एटलांटिक, इंडियन हो गया, ठीक है, और हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक। इन सारी चीजों के बारे में मैंने चर्चा की थी, है ना, तो वो आपको याद होगा। और सार्क के देश मैंने बताए थे, सार्क कंट्रीज। सार्क कंट्रीज में कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 8 देश आते हैं जो मैंने सार्क के बारे में बताया था। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर्स नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये पिछली वीडियो में मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। आज हम थोड़ा सा कुछ हट के पढ़ेंगे। क्या हट के पढ़ेंगे? मैंने आर्कटिक ओशियन के आपको सब ओशियंस बताए थे, मतलब इनके जो भी समुद्र सीमांत महासागर है वो बताए थे। आर्कटिक के बाद हमको पैसिफिक के पढ़ना है, अटलांटिक के पढ़ना है, इंडियन के पढ़ना है। तो इसको आज हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। आज मैंने कल उस दिन आपको मैंने जो सार्क के कंट्री पढ़ाए थे, तो सार्क के कंट्री तो मैंने बता दिया था आपको कि ओवरऑल 8 देश होते हैं इसमें। तो 8 देशों के बारे में अब हमको एक एक पर्टिकुलर उसका डेफिनेशन जानना है, मतलब उसके देश तक जानना है कि आखिर इन कंट्रियों में है क्या चीजें, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आप लोगों से करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंट्री आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मालदीव। क्या दिख रहा होगा? मालदीव, क्योंकि सार्क की कंट्री हमने मालदीव से ही शुरू की थी। तो ये आपको यहाँ पे मालदीव दिख रहा होगा सबसे नीचे, ठीक है। तो मालदीव आप देखिए, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। क्या है? माले है। मालदीव कैपिटल क्या है? यहीं पे है, माले है। कौन सी है? मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है। मालदीव से नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी कैपिटल क्या है? माले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे कभी कभी पूछ देता है कि मालदीव की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो आपको बता देना है माले, ठीक है। और इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ये ज्यादातर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। काहे के लिए? टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं, इसके लिए ये मालदीव क्या प्रसिद्ध है। अब टूरिस्ट यहाँ पे क्यों जाते हैं उसका भी कारण है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पूरी तरह से पानी में समुद्र में है। तो समुद्र में है तो आपको देखा होगा कि लोग जो समुद्र के बीच में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे अपने इंडिया में गोवा हो गया, तो गोवा के तट में क्या है? एक बीच ही तो है, समुद्र का किनारा ही तो है जिसको बीच बोलते हैं। तो लोग इस तरह के हिल स्टेशन एरिया में मतलब सी में थोड़ा सा जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये पूरा तो सी में ही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? टूरिस्ट लोग ज्यादा आते हैं। और समुद्र से महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर यह बसा हुआ है। महज 1.5 मीटर। आप सोच सकते हैं कि ये समुद्र जो है इसके महज 1.5 मीटर के ऊपर ये यहाँ पे एक द्वीप है और उसी द्वीप में बसा हुआ है मालदीव कंट्री। क्या बसा हुआ है? मालदीव कंट्री। तो अब आप ये सोचिए कि यदि ये समुद्र का वाटर लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता है तो ये कंट्री कभी ना कभी भविष्य में क्या होगी? खतरे में पड़ सकती है, डूब सकती है। क्योंकि यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इसलिए लोग बोलते हैं कि पेड़ों को लगाओ। यूएन भी ऐसा कह रहा है, हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है कि समुद्र का लेवल बढ़ने न पाए। क्योंकि यदि समुद्र का लेवल बढ़ता है तो यहाँ की जो बर्फ जमी हुई है वो क्या होगी? पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो उसका वाटर लेवल क्या होगा? बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे किनारे जितने जैसे इनके डूबने के कगार पर आ जाएंगे। तो मालदीव सबसे पहले डूबेगा, क्योंकि ये महज 1.5 मीटर है। मैंने बताया ना कि महज 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही बसा हुआ, थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ता है तो ये पूरी तरह से डूब जाएगा। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम क्या है? पॉल्यूशन को रोके, ग्लोबल वार्मिंग मत होने दें। तो इससे क्या होगा कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा नहीं। तो बस ओवरऑल इतना ही आपको मालदीव के बारे में जानना है। बस एक क्वेश्चन और पूछता है कि मालदीव की करेंसी क्या है? तो मालदीव रुपया है। क्या है? मालदीव रुपया, वो भी बता देना है। तो आपको 3 चीज मेरे लिए याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्या याद रखना है? इसकी कैपिटल क्या है? माले। दूसरा, ये समुद्र लेवल के 1.5 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। और तीसरा, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत आते हैं। और चौथा, इसकी करेंसी क्या है? मालदीव रुपया है। बस इतना आप यदि कर दिए, यदि मालदीव से क्वेश्चन कुछ पूछता है तो इससे बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बात समझ में आ गई? एक मेन चीज और है मालदीव में कि यहाँ पे टोटल समुद्र है। तो यहाँ का जो माले एयरपोर्ट है, क्योंकि माले कैपिटल है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एयरपोर्ट इंटरनेशनल माले में ही होगा। तो यहाँ के जो टूरिस्ट उतरते हैं तो यहाँ पे बहुत छोटी फ्लाइटें मिल जाती है। बहुत छोटी फ्लाइटें क्यों जाती है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे समुद्र में ही है, तो मतलब जगह ही नहीं है। मतलब बोले तो यहाँ की लैंड ही नहीं है ज्यादा, तो बहुत रनवे यहाँ का बन नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी दूर बाद पानी मिल जाता है। तो एक छोटा सा एरिया, उसी पे हम छोटी सी फ्लाइट ही उतार सकते हैं, एरोप्लेन उतार सकते हैं। बड़ी उतारना पड़ेगा तो उसके लिए हमको रनवे चाहिए, और रनवे के यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो बहुत छोटी छोटी फ्लाइट यहाँ पे उतरती है माले एयरपोर्ट में। बात समझ में आ गई? तो मालदीव हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया होगा। सार्क का 1 कंट्री हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मालदीव के बाद क्या आता है? श्रीलंका। क्या आता है? श्रीलंका। बस श्रीलंका के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि श्रीलंका इस समय इकोनॉमिक परिस्थिति से जूझ रहा था, अभी तक अभी भी लगभग जूझ ही रहा है। मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इसका स्केच मैंने थोड़ा सा पेज में भी बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें पूरा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो थोड़ा सा भी आप देख पा रहे हो। तो मैंने श्रीलंका का यहाँ पे ओवरऑल, क्योंकि मेरे पास इतना की बुक अभी नहीं है उपलब्ध, तो ये मैंने बनाया हुआ। तो आप ये देखेंगे जो सबसे चौपट कंट्री की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वो इस समय श्रीलंका है। तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे श्रीलंका का जो आकार, जो साइज है, वो आंसू के समान का है। क्या है? आंसू के समान का। मतलब टीयर्स मतलब क्या होता है? आंसू। तो आंसू के समान मतलब आंसू का जो साइज होता है, जैसे आंसू कैसे गिरता है, उसी साइज का हमारा क्या है? श्रीलंका। आप देख रहे हैं ये आंसू जैसे यहाँ पे टपका रहता है नीचे, यहाँ पे देखिए आंसू जैसे टपका हुआ है। तो जो श्रीलंका का साइज है वो किसके समान है? आंसू के समान। तो क्वेश्चन पूछता है कि आंसू के समान कौन सा कंट्री है? श्रीलंका। कौन सा कंट्री? श्रीलंका। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और दूसरा, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल पहले क्या थी? पहले कोलंबो थी। अब वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम है। क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। पहले इसकी कैपिटल क्या थी? कोलंबो। थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री देखते हैं। ये यहाँ पे क्या है? कोलंबो। और इसके जस्ट नीचे एक शहर पड़ता है यहाँ पे, श्री जयवर्धनपुरम। तो वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम। और पहले इसकी कैपिटल क्या थी? कोलंबो। ठीक है, थोड़ा सा और आप हिस्ट्री सीखा लीजिए। कोलंबो से भी पहले इसकी कैपिटल क्या थी? कोलंबो से भी पहले इसकी कैपिटल क्या थी? कैंडी। क्या थी? कैंडी। सी से कोलंबो, सी से कैंडी। तो कोलंबो के भी पहले इसकी कैपिटल क्या थी? राजधानी क्या थी? कैंडी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे स्केच, मेरा हैंड रिटन स्केच देख सके तो यहाँ पे कैंडी बीचों बीच पड़ता है। ये श्रीलंका के बीचों बीच कैंडी पड़ता है। तो कोलंबो से भी कैपिटल इसकी क्या थी? कैंडी। और कैंडी से भी पहले इसकी कैपिटल क्या थी? अनुराधापुर। क्या थी? अनुराधापुर। कैंडी से भी पहले इसकी कैपिटल क्या थी? अनुराधापुर। मतलब श्रीलंका जब बहुत पहले, बहुत जब सबसे शुरू में था, तब इसकी जो शुरुआती कैपिटल थी वो अनुराधापुर थी। क्या थी? अनुराधापुर। तो आप देख रहे हैं ये कंट्री अपनी राजधानी डिसाइड नहीं कर पा रहा है, क्या देश बनेगा ये। ठीक है, तो ओवरऑल इतना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको सब चीजें पढ़ना है। सबसे पहले सबसे पुरानी इसकी कैपिटल क्या है? अनुराधापुर। उसके बाद क्या बनी? कैंडी बनी। कैंडी के बाद क्या बनी? कोलंबो बनी। कोलंबो के बाद क्या बनी? श्री जयवर्धनपुरम। क्या बनी? श्री जयवर्धनपुरम। तो अभी करंट में, रिसेंट में अभी इसकी कैपिटल कौन सी है? श्री जयवर्धनपुरम। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सबसे पहले कौन सी इसकी कैपिटल थी? कौन थी? अनुराधापुर। अनुराधा से आपको याद रखना है अनुराधापुर। अनुराधा से आपको क्या याद रखना है? अनुराधापुर। तो अनुराधापुर सबसे पहली कैपिटल। उसके बाद कैंडी। क्या है? कैंडी। कैंडी चॉकलेट्स भी आती है। तो अनुराधापुर के पास कैंडी बीच में है, सबसे ऊपर अनुराधापुर। श्रीलंका के सबसे ऊपर क्या है? अनुराधापुर। फिर अनुराधापुर के आप नीचे आएंगे बीचों बीच श्रीलंका के हिस्सा में, तो क्या बनेगा? कैंडी। और कैंडी के जस्ट बगल में वेस्ट डायरेक्शन में आप कोने में देखेंगे तो वहां पे मिलेगा कोलंबो। सी से कैंडी, सी से कोलंबो। और कोलंबो के फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा श्री जयवर्धनपुरम। क्या मिलेगा? श्री जयवर्धनपुरम। तो श्री जयवर्धनपुरम श्रीलंका की अभी वर्तमान में राजधानी या कैपिटल है। बात समझ में आ गई? अब आप देखेंगे कि जो श्रीलंका है, तो श्रीलंका का जो ये ऊपरी पार्ट है जाफना कहलाता है। क्या कहलाता है? जाफना कहलाता है। श्रीलंका का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? जाफना। जैसे अपना इंडिया है, इंडिया का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी भारत। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी भारत। बस सेम कॉन्सेप्ट इसमें है। जो श्रीलंका का ऊपरी हिस्सा है, नॉर्थ वाला, उसको बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? जाफना। वो एक हिस्से का नाम है। तो श्रीलंका के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? जाफना बोलते हैं। ठीक है, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? जाफना। और जाफना के ही तरफ क्या है? पॉइंट पेड्रो। जाफना के पार्ट में क्या मिलता है? एक बंदरगाह है, एक सी पोर्ट है, वो क्या है? पॉइंट पेड्रो। क्या है? पॉइंट पेड्रो। तो श्रीलंका के ऊपरी तरफ जाफना है और जाफना के पार्ट में क्या मिलता है हमको? पॉइंट पेड्रो। ये यहाँ पे पॉइंट पेड्रो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको पॉइंट पेड्रो ऊपर मिलेगा जाफना के पास। ठीक है, तो ऊपर क्या है? जाफना के पास पॉइंट पेड्रो। बात समझ में आ गई? अब आप ये देखेंगे जो ये इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप यहाँ से एक खाड़ी यहाँ पे बनी हुई है। मतलब यहाँ पे क्या है? रामेश्वरम है। क्या है? तमिलनाडु के पास एक क्या है? रामेश्वरम। मतलब ये श्रीलंका को शेष भाग से जोड़ता है। जोड़ता नहीं, ओवरऑल ये जो राम सेतु है ना, तो राम सेतु यहीं से बनाया गया था। जो आपने रामायण में देखा होगा, जो राम सेतु राम जी ने बनाया था, वो कहां से बनाया था? रामेश्वरम से। कहां से बनाया था? रामेश्वरम। तो इंडिया का जो हिस्सा यहाँ पे बाहर निकला हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये जो इंडिया का यहाँ से हिस्सा निकला हुआ है, क्या है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम को मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का गलियारा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में मंदिरों का गलियारा किसको बोलते हैं? रामेश्वरम को। किसको बोलते हैं? रामेश्वरम को। रामेश्वरम भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? रामेश्वरम। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये इंडिया है,
इंडिया के किनारे वाले हिस्से पे यहाँ पे जो श्रीलंका तरफ निकला हुआ उसको बोलते हैं रामेश्वरम। तो जो श्रीलंका से यहाँ से एक एरिया निकला हुआ है उसको बोलते हैं मन्नार। क्या बोलते हैं? मन्नार। इंडिया से एक हिस्सा निकला हुआ है उसको बोलते हैं रामेश्वरम, और श्रीलंका से भी एक हिस्सा यहाँ से निकला हुआ उसको बोलते हैं मन्नार। आप यहाँ पे भी देख पाए तो यहाँ से इंडिया का ये इंडिया है पूरा, और इंडिया से ये हिस्सा निकला हुआ है इसको बोलते हैं रामेश्वरम, और यहाँ से श्रीलंका से एक हिस्सा निकला हुआ उसको बोलते हैं मन्नार। क्या नाम है इसका? मन्नार। तो रामेश्वरम और मन्नार के बीच में ही राम सेतु बनाया गया था। रामेश्वरम और मन्नार के बीच में ही क्या बनाया गया था? एक राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज, अंग्रेजों का नाम दिया हुआ है। तो राम सेतु क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज। धनुष टाइप का इसका शेप है जिसको धनुष ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के सब नाम। तो राम सेतु कहां से कहां बनाया गया था? रामेश्वरम से श्रीलंका के जाफना पार्ट के कौन सा वाला एरिया? मन्नार। कौन सा एरिया? मन्नार। तो एक इधर मन्नार द्वीप हो गया और इधर रामेश्वरम हो गया, इन्हीं के बीच में राम सेतु बनाया गया। राम सेतु के अवशेष अभी भी हमको मिलते हैं, मतलब राम सेतु के ऊपर पानी जरूर भर गया है, लेकिन वो पानी मतलब लगभग आदमी डूब सकता है उसके नीचे, मतलब पूरा खाली नहीं है। उस पर अभी ऐसे बहुत से स्रोत पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि वहां पर राम सेतु है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि इससे एक और बात पता चलती है कि यहाँ का अब आप ये देखिएगा कि ये जो रामेश्वरम है और ये जो मन्नार है इसके बीच में जो खाली रास्ता है यहीं पे राम सेतु था। तो यहाँ से आज भी पानी वाली जहाजें नहीं निकल पाती। यदि यहाँ पे राम सेतु ना होता तो ये खाली होता, और यदि खाली होता तो यहाँ से हम पानी वाली जहाजें आराम से निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाल पाती। क्यों नहीं निकाल पाती? क्योंकि नीचे खाली हिस्सा है ही नहीं, जहाजें क्या हो जाती, टकरा जाती। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे राम सेतु था, और राम सेतु था तो वो कहां से बना था? रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार पार्ट तक। बात समझ में आ गई? राम सेतु को हम एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहाँ पे क्या है? जाफना है। जाफना के उत्तर में क्या है? पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? जाफना, और जाफना के ही पास क्या है? पॉइंट पेड्रो। ठीक है, बात समझ में आ गई? श्रीलंका वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? मन्नार, और इंडिया वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? रामेश्वरम। और रामेश्वरम और मन्नार से ही क्या बनाया गया था? राम सेतु बनाया गया था। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद अब आप श्रीलंका के नीचे वाले हिस्से में आ जाइए। ये ऊपरी वाला हिस्सा जाफना, और नीचे एक बंदरगाह आपको मिलेगा, सी पोर्ट। बंदरगाह का मतलब ये होता है जहां पे जहाजों को उतारा जाता है, जहाजें वहां से लोड की जाती है। पानी वाली जो जहाजें होती हैं वहां से जो माल भेजा जाएगा किसी देश में, कोई माल आ रहा है श्रीलंका में, तो वहां पे जो जहाजों का स्टेशन होता है उसको हम ज्योग्राफी भाषा में उसको बोलते हैं बंदरगाह। जैसे बात समझ, जैसे बस स्टेशन मतलब बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड में क्या है? जहां पे बसें आएंगी, बसों से लोग यात्रा करेंगे, सामान ढोएंगे, कुछ भी करेंगे, उसको बस स्टॉप। जहां पे ट्रेन रुकती है उसको ट्रेन का स्टेशन, रेलवे स्टेशन बोलते हैं। जहां पे एयर मतलब एरोप्लेन आते हैं उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। तो बस सेम चीज, जहां पे पानी वाली जहाजें आती है, रुकती है, माल ढोते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो बंदरगाह आपको ऑब्वियस बात होगी, तो बंदरगाह कोई कंट्री के बीच में तो होगा नहीं, क्योंकि वहां पानी वाले जहाजें बीच में कहां से आएंगे? तो पानी के तट में होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो श्रीलंका का जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे कौन सा बंदरगाह? हम्बनटोटा। क्या बंदरगाह का नाम है? हम्बनटोटा। क्या नाम है? श्रीलंका का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका जो बंदरगाह है वो क्या है? हम्बनटोटा। हम्बनटोटा ने ही श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। ये जो नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे हम्बनटोटा आपको दिख रहा है, इसी हम्बनटोटा ने श्रीलंका को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, सही पूछे तो। ठीक है, इसके पीछे की बहुत हिस्ट्री है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए, जो हमारा पहला विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। जो हमारा पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर के 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। ये क्वेश्चन पूछता है, याद करिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चला। इसके बाद यूएनओ का गठन कर दिया, और यूएनओ इसलिए गठन किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो सके, क्योंकि आपस में पूरे विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, और इसीलिए यूएनओ का गठन किया गया, और इसीलिए तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे आसार लगाए जा सकते हैं फ्यूचर में, देखिए क्या पता क्या होने वाला, लेकिन अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। तो दो ही विश्व युद्ध हुए हैं 1914, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे कमाल, कोल्ड वार आपको एक टर्म आता है। क्या आता है? कोल्ड वार। कोल्ड वार का मतलब होता है शीत युद्ध। कोल्ड मतलब होता है शीत, ठंडा, तो यहाँ पे ठंडा वो वाले ठंडा से मतलब नहीं। कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध। अब देखिए शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध ये होता है कि जब कोई देश
जब कोई देश लड़ते हैं आपस में क्या क्लियर लड़ते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं लड़ते हैं, मतलब उनके लड़ने से क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी को मतलब नुकसान होता है। जैसे मेरी बात समझिएगा, जैसे तो पापा है, जैसे किसी के फादर है, उनके दो बेटे हैं, तो मान लीजिए कि किसी बेटे ने पापा से ये सिफारिश की कि पापा मेरे को आप साइकिल ला के दे दीजिए, ठीक है। तो पापा ने तो मन नहीं था, पापा के पास फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो पापा क्या करेंगे कि उसको बोल देंगे ठीक है पापा जैसे तैसे मैं तेरे को साइकिल ला के दे दूंगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं छोटे भाई को पता चल जाती है, तो छोटा भाई क्या करेगा, दूसरे दिन वो भी लेके पापा मेरे को भी साइकिल चाहिए, यदि आप दादा को ला रहे हो तो आप मेरे को भी साइकिल ला के दीजिए। तो पापा क्या करते हैं, पापा साइकिल किसी में नहीं लाते कि चलो अब साइकिल लाएंगे ही नहीं। तो बस सेम कॉन्सेप्ट, इसी को क्या बोलते हैं, कोल्ड वार। मतलब डायरेक्टली पापा ने मना नहीं किया किसको, बड़े भाई को, लेकिन उसकी वजह से उसको मार झेलनी पड़ी, नहीं तो उसको साइकिल आ जाती कि नहीं आ जाती। बस सेम चीज यहाँ पे इंडिया मतलब पूरी कंट्री में लागू होता है, शीत युद्ध। शीत युद्ध ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पे रूस है, तो अमेरिका और रूस आपस में लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये लड़ेंगे, लेकिन अफेक्ट किसको पड़ेगा, यूरोप वाले भोग सकते हैं, या इंडिया को नुकसान हो सकता है, चाइना को नुकसान हो सकता है, श्रीलंका को नुकसान हो सकता है। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, श्रीलंका ने कुछ किया ही नहीं, इन दोनों के चक्कर में नुकसान किसको हो रहा है, इनको हो रहा है। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं, शीत युद्ध। बात समझ में आ गई। एक वर्ड आता है कोल्ड, वो सॉरी ग्रह युद्ध एक होता है जिसको होम वार बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रह युद्ध, ग्रह युद्ध का मतलब ग्रह से स्पष्ट है, मतलब खुद में आपस में मारने लगे। जैसे इंडिया है तो इंडिया की जो सेना जो है कि आर्मी है वो अपने देश में मारने लगे, प्रधानमंत्री को मारने लगे, यहाँ के लोगों को मारने लगे। तो ये घोषित हो जाए कि यहाँ पे ग्रह युद्ध हो गया, मतलब अपने देश में युद्ध चालू कर लिए, तो इसको ग्रह युद्ध बोलते हैं। तभी मैं बता रहा हूँ कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब क्या होता है, डायरेक्टली युद्ध हम नहीं लड़ते हैं, लेकिन इन दोनों के युद्ध के अपेक्षा कोई अदर कंट्री वो होने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे किसी को, तो वो होता है कोल्ड वार। बात समझ में आ गई। तो अब आप समझिएगा, ये हम्बन टोटा की मैं कहानी बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अमेरिका, क्या है अमेरिका, यूएसए क्या है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पे है रूस, क्या है, यहाँ पे रूस है। तो 1991 में, 1991 में ये अमेरिका और रूस दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। ये अमेरिका है और ये रूस है, दोनों क्या कर रहे थे, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वर्चस्व इन द सेंस कि हम दोनों में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इस बीच की इनसे लड़ाई हो गई, ठीक है। तो देखिए अब ये रूस है, रूस की एक कमजोरी है। रूस की कमजोरी क्या है कि रूस देखिए सबसे ऊपर है, तो रूस का जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये बर्फ से जम जाता है। क्या हो जाता है, बर्फ से जम जाता है। तो जब बर्फ से जम जाता है तो यहाँ की सेना लड़ नहीं पाती। अब कोई भी ठंडा इलाका होगा और बहुत ज्यादा यहाँ का टेम्परेचर है, मतलब पूरी बर्फ जम जाती है समझ लीजिए, तो यहाँ की सेना कहां से लड़ पाएगी। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी एयरफोर्स होती है वो एयरफोर्स बहुत काम नहीं आती है। मतलब यदि हमको बहुत लंबा युद्ध करना है या बहुत दूरी तक मार करनी है किसी से, तो वहां पे ज्यादातर काम नेवी का होता है, नौसेना का होता है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि नौसेना यहाँ से लगा कर रूस यहाँ पे ठंडा जम गया, तो नौसेना यहाँ से पानी लगा करके यहाँ से रूस इस रास्ते से आ सकता है, इस रास्ते से अमेरिका के पास आ सकता है कि नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे पानी जम हुआ तो यहाँ का इसका इंजन भी फेल हो जाएगा एयरपोर्ट का। क्योंकि आप ये देखें कि फ्रांस से हमने राफेल खरीदे थे, ये फ्रांस हो गया, यहाँ पे फ्रांस से हमने राफेल खरीदे था। तो राफेल जब इंडिया आया ना, तो यहाँ दुबई में उसने, यहाँ पे दुबई पड़ता है बीच में, तो यहाँ पे उसने तेल भराया था, मतलब उसका ऑयल खत्म हो गया, और फिर यहाँ पे रेस्ट करने के बाद फिर इंडिया आया। तो आप देख रहे हैं कि फ्रांस से हमने खरीदा और फ्रांस से डायरेक्ट वो इंडिया नहीं आ पाया, राफेल जहाज नहीं आ पाया। तो इसका मतलब क्या है कि जो एयरपोर्ट होती है वो बहुत दूरी के लिए सक्सेस नहीं है। मतलब यहाँ के एयरपोर्ट ये चाहिए कि हम डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर दें, पॉसिबल नहीं, थोड़ा अनसिक्योर होता है। तो दूर के लिए जो हमारी थल सेना होती है, आर्मी होती है, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जम जाता है बर्फ, तो वो भी नहीं आगे चल सकती है। तो अब मेन बारी किसकी आती है, नौसेना, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो अब रूस क्या करेगा, यहाँ से नीचे से समुद्र से अपनी मतलब जहाज लगाएगा, अपने नौसेना के बड़े बड़े जहाज, और उसको समुद्र वाले जल से यहाँ से होते हुए अमेरिका तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल पहुंच सकता है। तो ये जो रूस है ऐसे ही करने वाला था, अमेरिका को भनक लग गई कि इसकी एयरपोर्ट तो गई, यहाँ पे पानी जम जाता है, मतलब बर्फ जम जाता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अपनी ये जो थल सेना है उसका उपयोग अच्छे से कर नहीं सकता है। अब अमेरिका को फायदा मिल गया, काम तो बल्ले बल्ले, हम तो अब रूस को दिखा देंगे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं तुमसे। ये युद्ध नहीं लड़ रहे थे, मतलब आप ये मत सोचिए कि रूस और अमेरिका युद्ध लड़ रहे हैं, ये कोल्ड वार है, मतलब अपने वर्चस्व की लड़ाई दिखा रहे हैं कि भाई हम तुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वर्चस्व के चक्कर में और देश पिसा गए, इसमें कैसे पिसा गए वो आपको मैं बताता हूँ। तो अब रूस इसको भनक लग गई, किसको, अमेरिका को, ठीक है। तो अमेरिका क्या किया, अमेरिका आया यहाँ पे श्रीलंका के पास, किसके पास आया, अमेरिका श्रीलंका के पास।
श्रीलंका का ये आपको दिख रहा है हम्बन टोटा बंदरगाह। तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका ने श्रीलंका से क्या बोला कि श्रीलंका आप एक काम करो कि जो हम्बन टोटा बंदरगाह है ना, इसको तुम मेरे को भाड़े पे दे दो। काय पे दे दो? भाड़े पे दे दो। जो भी पैसा तुम्हारा खर्च आएगा वो मैं तुम्हारा दूंगा। और अमेरिका तो मेरा दबदबा है ही है, तो तुम्हारी जो है मेरे से दोस्ती भी हो जाएगी। तुम्हारी कभी इन फ्यूचर जरूरी मतलब कोई दोस्ती हो, कोई कमी होती है तो आप मेरे को बताइएगा। तो श्रीलंका बोला हाँ हाँ ले लो, आराम से ले लो। तो यहाँ पे आप ले लो हम्बन टोटा बंदरगाह, और यहाँ पे रडार स्टेशन बना लो, और यहाँ से आप जो है रडार लगा करके रूस को देख सकते हैं इसका जहाज कितना लेके आया। और यहाँ पे रडार लगा देगा। रडार में क्या होता है कि चीजें पकड़ जाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ से रूस ने 10 जहाज भेजे, तो रडार से यहाँ श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह से देख लिया कि रूस यहाँ से 10 जहाज ला रहा है। तो जब यहाँ के रडार जो यहाँ उसने लगाया तो वो कहाँ भेज देगा मैसेज? अमेरिका में। तो यहाँ से 10 भेज, तो यहाँ से 50 भेज देगा। आओ सामना कर पाओगे इसका? इसलिए अमेरिका ने क्या दिमाग लगाया कि हम्बन टोटा बंदरगाह को हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम रूस से पैनी नजर रख सकते हैं। तो रूस क्या आ जाएगा? तीनों तरफ से फंस जाएगा। मतलब उसकी एयरफोर्स भी खराब, थल सेना आ ही नहीं सकती, और जल सेना को भी यहाँ से रोक देगा। बात समझ में आ गई? तब रूस को भनक लग गई। रूस को क्या हो गई? भनक लग गई कि यार ये साला श्रीलंका जो है ऐसे हाल करने वाला है। तो क्या हुआ कि रूस ने श्रीलंका को बोला, तो श्रीलंका नहीं माना। तब रूस ने क्या किया कि इंडिया अब आप हमको बचा लीजिए, भारत देश हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और अब आप ही कुछ कीजिए श्रीलंका का, नहीं हमको ये बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए चाल, जो श्रीलंका का ये वाला पार्ट है ना, जो जाफना है ना, जाफना से इधर ईस्ट वाले डायरेक्शन में नीचे तरफ इधर आके भी आप देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये वाला ये आधे पार्ट में यहां से एक उग्रवादी संगठन उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? क्या हुआ कि जो श्रीलंका का ये वाला पार्ट है, ईस्ट वाला पार्ट, जैसे पूरा श्रीलंका आपको दिख रहा है, श्रीलंका की ईस्ट वाला पार्ट मतलब लगभग आधे पार्ट में, ये ईस्ट डायरेक्शन है। तो पूर्वी पार्ट में यहाँ जो है तमिल लोग रहते हैं। क्या लोग रहते हैं? तमिल लोग। यहाँ पे तमिलनाडु राज्य है भारत का, तो इसी के कुछ आदमी है, ऐसा कहिए कि यहाँ की भाषा को प्रयोग करते हुए यहाँ पे कुछ तमिल लोग हो गए। तो श्रीलंका क्या कि तमिल लोगों के साथ अत्याचार करता था। क्या करता था? तमिल लोगों के साथ अत्याचार करता था। श्रीलंका का ये कहना था कि तुम हमारे देश से भाग जाओ, तुम तमिल लोग हो, तुम हमारे देश के नहीं हो, क्योंकि तुम लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हो। तो श्रीलंका क्या करता था? इस वाले एरिया में तमिलों के साथ क्या करता था? अत्याचार करता था। तो उस अत्याचार का सहते सहते यहाँ पे क्या हो गया? एक उग्रवादी संगठन उत्पन्न हो गया। उग्रवादी संगठन इन द सेंस कि एक आतंकवादी संगठन वहां पे जो है तैयार हो गया। अब भाई कोई किसी का मारोगे, आप उसको परेशान करोगे, तो वहां से, अब जैसे हमारे गाँव में इंडिया में क्या प्रथा है, यदि आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सताओगे तो वहीं जाके चोर बदमाश बन जाता है आगे चल करके, क्योंकि उसको इतना सताया गया है कि वो फिर भाड़ में जाए दुनिया, वो फिर आग लगाने की दृष्टि से आ जाता है। बस सेम कॉन्सेप्ट श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में यहाँ पे क्या करता था? तमिल लोगों के साथ अत्याचार करता था। इस वजह से यहाँ पे एक उग्रवादी संगठन उत्पन्न हो गया, जिस उग्रवादी संगठन का नाम था एलटीटी। क्या नाम था? एलटीटी। एलटीटी को लिट्टे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिट्टे। और ये कब उत्पन्न हुआ? 1976 में, 1976 में। लिट्टे का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये लिखा है लिट्टे, यहाँ पे जैसे लिखूं मैं LTE, लिट्टे। लिट्टे का मतलब होता है, एल से होता है लिबरेशन, टी से होता है टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये LTT या इसी को लिट्टे बोलते हैं। ये उग्रवादी संगठन कहां पे पैदा हो गया? तमिल वाले इलाके में, श्रीलंका के तमिल वाले इलाके में एक उग्रवादी संगठन पैदा हो गया, और जिसका जो अध्यक्ष था, किसने खड़ा किया एलटीटी? उसका नाम था प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकरन। तो प्रभाकरन ने यहाँ पे एक एलटीटी नामक उग्रवादी संगठन खड़ा कर लिया श्रीलंका के उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में। और ये क्या करने लगा कि इतना बड़ा संगठन था, समझ लीजिए जैसे अपने इंडिया में नक्सलीट होते हैं ना, वैसे ही कुछ संगठन था। तो ये संगठन में इतनी पावर थी, इतना ये मतलब सोचिए कि डेवलप हो गया कि इसने अपने खुद की एयरपोर्ट रख ली, खुद की नौसेना रख ली, खरीद लिया, और खुद की अपनी थल सेना बना लिया, मतलब हर चीज बना लिया अपने से। इतना बड़ा संगठन यहाँ पे उग्रवादी संगठन हो गया। और जैसे इसने सारी चीजें कर ली प्रभाकरन ने, तो ये पूरा मारने लगा श्रीलंका में। अब जिसके पास खुद की एयरपोर्ट हो जाएगी, खुद के पास बॉम्ब है, खुद के हर चीज है, और यहाँ से इसका रूस भी सपोर्ट कर रहा था कि ले हथियार ले लो और मारो भाई से और मारो, तो यहाँ से रूस इसको सप्लाई कर रहा था। तो एलटीटी इतना खतरनाक संगठन हो गया कि अपने देश श्रीलंका में पूरा मार के धो दिया। मतलब जहां तहां बम गिराने लगा, पुल देखे तो पुल को ध्वस्त कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, पूरे देश को चौपट कर दिया एलटीटी ने। तब एलटीटी आया इंडिया के पास कि भैया बचा लो भारतीय सेना, बचा लो, हमको तो ये मार डालेंगे, हमारे देश में एलटीटी ही निपटाए हैं। तो भारत बोला कि भैया तुम जाओ, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
इंडिया आंख बंद कर लिया। तो श्रीलंका समझ गया कि यार इंडिया जो है हमारी मदद करना चाहिए था, लेकिन इंडिया कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब उसको क्या मालूम कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, यहाँ पे आपसी सहमति, दोस्त, ये सब अलग होते हैं, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए सक जाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वहां पे ना तो परमानेंट आपका कोई दोस्त है और ना ही परमानेंट आपको कोई दुश्मन है। मतलब यदि किसी देश की जरूरत है तब आपको वो दोस्त बन जाएगा, और यदि उसकी जरूरत नहीं तब आपको वो दुश्मन बन जाएगा। ये चीज श्रीलंका को पता नहीं थी, तो यहाँ पे इसका इंडिया ने भी साथ नहीं दिया, इंडिया ने भी साथ नहीं दिया। और फिर ये इंडिया के पास गए कि भैया बचा लो, आप चाहते क्या हो, ये हमारे देश को तबाह कर देगा एलटीटी, इससे हम लड़ने में असक्षम हो गए। तब इंडिया ने कहा कि तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे अमेरिका को हिस्सा क्यों दे रहे हो हम्बनटोटा बंदरगाह में? तुम्हारी अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे बगल में कौन बैठा है? ऊपर रूस बैठा है ना, तुम रूस से काहे दुश्मनी ले रहे हो? रूस तुमको तबाह कर देगा, मान लो ये बात। तब श्रीलंका को समझ में आया कि हमने फैसला क्या कर लिया, गलत कर लिया। और तब यहाँ पे श्रीलंका ने एक्शन लिया और यहाँ पे हम्बनटोटा बंदरगाह में अमेरिका को क्या कर दिया, भगा दिया कि भैया अमेरिका साहब हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं मेरा देश बर्बाद हो जाएगा, आपका हम्बनटोटा क्या है कुछ नहीं हो गया। आप तब अमेरिका यहाँ से गुस्सा के क्या हो गया, लौट गया और अपना रडार रेडियो स्टेशन यहाँ पे नहीं बना पाया। और तब रूस को थोड़ा सा थकदलू हुई। इसीलिए आप देखते होंगे कि भारत और रूस की दोस्ती आज भी जाहिर है, इसलिए रूस आज भी इंडिया का साथ देता है। आज भी याद भी यदि हम पे कोई हमला करता है पाकिस्तान में, कुछ भी चाइना हमसे करता है, तो हम पे चाहे कोई भी कंट्री हमसे जो है बचाने के लिए ना है, लेकिन रूस जरूर आएगा। रूस इस चीज को जानता है कि 1976 में भारत ही एक ऐसा देश था जिसने अमेरिका से भी दुश्मनी ली थी और हमको बचाया था। नहीं भारत चाहता तो क्यों श्रीलंका से बोलता, करने देता उसको अपने मन का काम। अब यही देखिए इंटरनेशनल रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे भारत सरकार को पता था कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, किसी का नहीं सगा है। आपने की बात मान लीजिए, जो अमेरिका है और ये जो यूरोप है, ये किसी के सगे नहीं है, किसी के। और आज भी इनकी लोग तरफदारी करते हैं, किसी के सगे नहीं है। आज जो मोदी जी है ना, जो हाउडी मोदी में बुलाता है, ट्रंप बुलाया था एक बार मोदी को, इसने 2014 के पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे जो है हमारे प्रधानमंत्री, तब वीजा देने से मना कर दिया था अमेरिका ने, वीजा नहीं दिया था मोदी जी को जाने के लिए अमेरिका में, सोचिए। और जब वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तब उसको हाउडी मोदी यहाँ पे बुला रहा है, आइए हाउडी मोदी, बाय बाय ट्रंप, तो चले गए। तो देखिए कितना गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं यूरोप वाले और ये अमेरिका वाले, कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। जब आपका देखेंगे मौका, हाँ आप अच्छे हो, लीडर अच्छे हो, तब आपसे दोस्ती कर लेगा। और यही अमेरिका है जो मोदी जी को वीजा तक नहीं दिया था, और देखिए इसके ऐसा ही दुश्मनी निभाता है। तब यहां से क्या हुआ कि ये जो श्रीलंका ने क्या किया, इसको भगा दिया। किसको भगा दिया? अमेरिका को। तो अमेरिका का पत्ता साफ और रूस का जो है यहाँ पे ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये बताइए जो एलटीटी है ये थोड़ी बदलेगा, इसको क्या पता कि क्या हो रहा है, ये तो अपने मगन है। तो ये एकदम पूरा श्रीलंका को तबाह किया है अभी भी। तब फिर गया श्रीलंका इंडिया के पास कि भैया अब तो बचा लो, अब तो मैंने उसको भगा दिया जो अमेरिका को। तब यहां से इंडिया ने अपने इंडियन आर्मी भेजी श्रीलंका में, और जब यहां से इंडियन आर्मी गई तब यहाँ एकदम इनको धो दिया, एलटीटी वालों को क्या कर दिया, धो दिया। और यहाँ का जो संगठन, यहाँ का जो आतंकवाद था वो कम कर दिया, मतलब पूरी तरह से क्या हो गया, तब सब ध्वस्त कर दिया। हमारी भारतीय सेना जहाँ पे जाएगी वो क्षेत्र कहीं दंगाई होगा, कभी नहीं होगा। तो जब यहाँ पे भारतीय सेना इंडियन आर्मी गई तब यहाँ का एलटीटी वाला हिस्सा क्या हो गया, शांत हो गया। लेकिन पूरी तरह से वो लोग शांत नहीं हुए थे। एलटीटी ने कहा कि अभी तक तो तुम लोग मेरा साथ दे रहे थे और अब जो है तुम मेरे को ही मार रहे हो। तो कहा रे तेरे को क्या पता राजनीति क्या होती है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है। तो एलटीटी वालों को क्या किया, इंडियन आर्मी ने मार के दबा दिया। लेकिन पूरी तरह से एलटीटी खत्म नहीं हुए थे, और इसी वजह से हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय एलटीटी के समय वो कौन थे, राजीव गांधी। और राजीव गांधी को मारने में, बम से उड़ाने में इन एलटीटीओ का ही हाथ था, क्योंकि उन्होंने उस मामले को तो दबा दिया, लेकिन कुछ एलटीटी तो जिंदा थे, पूरी तरह से तो आप नहीं खत्म कर सकते हो। तो उन्होंने हमारे राजीव गांधी को मार दिया था बम से। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब आपको ऐसे पता चला वो कोल्ड वार क्या होता है। लड़ ये दोनों रहे, पिसाया श्रीलंका, प्रधानमंत्री हमारे भारत के मारे गए। देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरा। तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, मार धाड़ होती रहती है। लड़ ये लोग रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन अपना ये लोग दिखाना चाहते हैं, मार हम खा रहे हैं, श्रीलंका चौपट हो गया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री चले गए। किनके चक्कर में, अमेरिका और रूस के चक्कर में। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये होता है कोल्ड वार। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन कोल्ड वार से युद्ध के चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री गए और श्रीलंका एक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ कि जो एलटीटी है
तो हमारे राजीव गांधी को मरवा दिया। लेकिन ये जो एलटीटी है ये मतलब कम इनको भारतीय सेना ने क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था। लेकिन ये श्रीलंका ने क्या किया, जब ये एलटीटी कमजोर हुआ तो श्रीलंका ने क्या किया कि यहाँ पे अपनी सेना लगाई श्रीलंकन आर्मी को, और एलटीटीओ पर बहुत मतलब ज्यादा अत्याचार करने लगे। एलटीटी इन द सेंस कि वहां के जो तमिल वाले एरिया के लोग थे वहां मतलब छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को निकाल निकाल करके घर से मारा। किसने? श्रीलंकन आर्मी ने, मतलब श्रीलंकन सरकार ने आदेश दिया कि जितने भी यहाँ पे तमिल वाले इलाके बचे हैं इसको सबको ध्वस्त कर दो। तो श्रीलंकन आर्मी ने समझ लीजिए कि वहां की औरतों के साथ रेप किया, वहां के घर में घुस घुस करके छोटे छोटे बच्चों तक का गला रेत दिया। मतलब इतनी बुरी तरह से वहां पे तबाह किया इन तमिल वालों को कि पूरा चौपट करके रख दिया। मतलब पहले तो खुद ध्वस्त था श्रीलंका, और फिर में जब वो कमजोर हुआ, इंडियन आर्मी ने उसको मारा तो लोग कमजोर हो गए, तो उन्होंने राजीव गांधी को मार दिया, और फिर श्रीलंकन आर्मी गई तो पूरा तमिल वालों की मतलब धज्जियां उड़ा दी। अब मैं प्रयोग कर रहा हूं कि उन्होंने रेप तक किया, छोटे छोटे बच्चों को गला रेत दिया, मतलब जिनको पाए वहां पे घर से निकाल निकाल करके बम गिराते थे। अब तब यहाँ पे भारत को पता लग गया तो गलत कर रहा है श्रीलंका। और यहाँ पे आप देखिए कि यहीं पे क्या हिस्सा सटा है हमारे इंडिया का, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी कौन सी लैंग्वेज बोले, तमिल। तो तमिलनाडु के लोग हमारे भारत में क्या हुए, बहुत आहत हुए कि हमारे ही भाई बंधु जो तमिल वाले थे उनके साथ श्रीलंका ने इतना अत्याचार किया और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए जो इंडिया के तमिलनाडु वाले राज्य के आदमी हैं, ये लोग श्रीलंका से आज भी बहुत चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं कि इन्होंने इतना अत्याचार उनके साथ किया था तमिल वालों के साथ। इसलिए आपने देखा होगा जो क्रिकेट मैच आज भी होता है इंडिया और श्रीलंका का, वो कभी भी आप रेयरली पा रहे हैं तो पा रहे हैं, लेकिन कभी भी तमिलनाडु में इंडिया और श्रीलंका का मैच कभी नहीं होता है। वो लोग विरोध इसका करते हैं कि हम हरामियों का मुंह नहीं देखना चाहते। मतलब आज में इंडिया श्रीलंका जो इंडिया के दौरे पे आती है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में भी मैच हो रहा है, तो ये लोग तमिलनाडु वाले इसका विरोध करते हैं। अब आपको पता चला होगा क्यों विरोध करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके साथ बहुत अत्याचार किया था तमिल वालों के साथ। तो ये हाल थे श्रीलंका के, समझ गए, वहीं से पिटारा चला रहा। तो इसका फायदा उठा लिया चाइना ने। अब कौन कूदा बीच में? चाइना। ये चाइना है, चाइना की नीति आपको मैं बताता हूं। ये जो चाइना है ना, ये बहुत मतलब दिमागदार आप बोले या मतलब कमीना बोले, बहुत बेकार आदमी है ये जो चाइना है। इसकी मैं आपको रणनीति बताता हूं कि चाल कैसे चलता है। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए मुझे किसी व्यक्ति ने दिया, 100 रुपए किसी मुझे व्यक्ति ने दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपए मुझे दिए तो अपना पैसा वो मांगेगा किसी न किसी दिन। तो मैं ये दिमाग लगाऊं कि मैं ऐसी चाल चलूं कि 100 रुपया मुझे ना इसको देना पड़े। तो मैं क्या बोलूंगा, जब भी वो व्यक्ति मिलेगा जिसने मुझे पैसा दिया है अपना, तो मैं उससे बार बार बोलूंगा जब मिलेगा कि भाई मेरा 200 रुपया देना, भाई मेरा 200 रुपया कब दे रहा है। तो वो क्या सोचेगा कि यार ये पागल आगल है क्या, ये मेरा खुद 100 रुपया लिए है, मेरे से उल्टा 200 रुपया मांग रहा है। तो बात क्या होगी, वो 200 रुपया में उलझ जाएगी, तो वो एकदम पागल हो जाएगी, मैं तेरे को 200 रुपया क्यों दूं, मैंने तेरा कब लिया है। तो देखिए चाइना की चाल यही है, चाइना ये करता है कि वो 200 रुपया में उलझा देगा, लेकिन वो 100 की बात नहीं करेगा। तो एक्चुअली होगा क्या कि वो 200 रुपया का मैटर तो वो शांत कर देगा सामने वाला आदमी, लेकिन वो 100 की बात नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि भैया 200 रुपया तो कैसे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है, और 100 की बात क्या हो गई, भूल गई। बस सेम चीज चाइना करता है। चाइना ने हमारा यहाँ पे अक्साई चीन कब्जा रखा है, तो चाइना चाहता है कि फ्यूचर में जो इंडिया है वो अक्साई चीन हमारा लेगा, हमसे बात उठाएगा। तो इंडिया अक्साई चीन की बात ना कर पाए, क्योंकि पीओके की बात इंडिया करता रहता है, लेकिन इंडिया जो है अक्साई चीन की बात ना कर पाए, इसलिए आपने चाइना को सुना होगा कभी कहेगा अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कभी कह देगा कि मेरा दिल्ली मेरा है, कहीं बोल देगा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले एकदम क्या हो जाए, आग बबूला हो जाए, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश कैसे हो गया, तुम्हारा दक्षिणी चीन सागर कैसे हो गया। क्यों? अब आप यहाँ पे गणित इसके समझ पा रहे हैं, क्योंकि चाइना को पता कि इसका अरुणाचल प्रदेश तो हम नहीं छीन सकते, लेकिन इनको उलझा के रखेंगे। तो ये लोग लग जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में, और इनका अक्साई चीन हमसे ये बात ही नहीं करेंगे। यही चाल चलता है चाइना। अब देखिए इसकी चाल देखिए, यहाँ पे श्रीलंका पूरा बर्बाद हो चुका। इसको एलटीटी ने पहले धोया, फिर इंडियन आर्मी धो के चली गई, फिर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने खुद धोया। पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, श्रीलंका का पूरी तरह से क्या हो गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया। अब बीच में कौन कूद पड़ता है, चाइना। कौन कूद पड़ता है, चाइना। चाइना ये बोलता है श्रीलंका से कि देखो श्रीलंका, तुम्हारा इतना सारा क्या हुआ, तुम्हारा जो है बहुत नुकसान हुआ, तुम्हारा पुल टूट गया, तुम्हारा देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई,
तुम्हारे यहाँ कोई विकास नहीं, हर चीज तुम्हारा तहस नहस हो गया, आतंकवादी ने तुम्हारा ये कर दिया। तो तुम एक काम करो श्रीलंका, तुम हमसे पैसा ले लो और यहाँ का तुम अपना पूरा डेवलपमेंट कर डालो, और जो भी तुम्हारा टूटा टाटा सामान है वो सब ले डालो, इतने साल में हमको पैसा लौटा देना। देखिए चाल देखिए चाइना की। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ही हूँ, अब मुझे कोई 3 हजार करोड़ रुपया दे रहा है, अब बोल रहा है कि तुम बढ़िया 5 मंजिल 10 मंजिल घर बनवा लो, ठीक है, और उसको ये बोले कि आप जो है 10 मंजिल घर बनवा लीजिए, 3 करोड़ रुपए मेरे से उधार ले लीजिए और 10 साल बाद मेरे को लौटा दीजिएगा। और सामने वाले को पता है कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं उसको 3 हजार करोड़ रुपए उसको लौटा दूंगा। भाई यदि 10 साल में 3 साल मेरे से कोई बोलेगा कि मैं उसको 3 हजार रुपया करोड़ लौटा दूंगा, मैं कहां से लौटा दूंगा, इतनी मेरी स्थिति ही नहीं है। ये चीज चाइना को पता थी अच्छी तरह से कि इसको मैं कर्जा दे दूं, इसके देश का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे टोटा बनेगा का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये पैसा मेरा क्या है, लौटा नहीं पाएगा, पैसा क्या होगा, लौटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो पैसा क्या है मेरा, लौटा नहीं पाएगा। तो चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका को बोला कि तुम्हारा हम्बन टोटा बंदरगाह जो है इतना क्षति हुआ है, तो तुम क्या करो, मेरे से पैसा ले लो और हम्बन टोटा बंदरगाह को जो भी तुम्हारी है चीजें हैं इसको सब तुम बदल डालो। चाइना यहाँ पे भी देखिए समझ नहीं पाया, चाइना श्रीलंका यहाँ पे समझ नहीं पाया, श्रीलंका ने चाइना से कर्जा ले लिया, इसको इसने लोन दे दिया और ये लोन इसका श्रीलंका चुका नहीं पाया, और चुका नहीं पाया क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था कि इतने साल में तुम मेरा पैसा लौटा देना, और श्रीलंका की स्थिति वैसे ही गड़बड़ थी, इसने हम्बन टोटा का निर्माण कराया, हर चीजें अपनी सुधरवा तो ली, लेकिन चाइना का पैसा देने में क्या हुआ, सफल नहीं हुआ, और इस वजह से आज ये हम्बन टोटा जो है चाइना के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में, चाइना की आप रणनीति देख रहे हैं, हम्बन टोटा किसका था, श्रीलंका का, लेकिन आज इसको कौन विकसित कर रहा है, चाइना। अब देख रहे हैं हमारे कितना सरदर्द है यहाँ पे चाइना अपनी नौसेना लगा सकता है क्योंकि उसके कंट्रोल में, भैया उसने पैसा दिया है, तुम उसका पैसा नहीं लौटाए हो, इस वजह से तुम वो उसी का है, क्योंकि उसी के पैसे से बने हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे चाइना जो है इसकी निगरानी कर रहा है, श्रीलंका इसको दे नहीं पा रहा है कुछ, और यहाँ पे हम्बन टोटा में कौन, चाइना है, और हमारे इंडिया के लिए देखिए यहाँ पे बैठा है, यहाँ से वो रडार लगा सकता है, यहीं पे हमारे सारे कार्यक्रम, यहीं से जो है श्रीहरिकोटा है जहाँ से हम मिसाइलें छोड़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे ऊपर बढ़िया से नजरिया बना करके बैठा है। ये संदर्भ है लोग की इंटरनेशनल रिलेशन में, इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई, श्रीलंका में उत्पात मचा, हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री मारे गए, हम्बन टोटा को कौन ले गया, चाइना ले गया। तो आप कहानी देख रहे हैं, ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा था, तो जब यूएन में वोटिंग हुई तो इंडिया ने किसी भी पक्ष से वोट नहीं डाला। इंडिया चाहता तो रूस के फेवर में वोट दे नहीं सकता था कि हम रूस तुम्हारे साइड है, तुम सही कर रहे हो, लेकिन उसने क्यों नहीं डाला, वो जानता है हमारा इंडिया क्या लिबरल प्रकृति का है, कि मतलब लिबरल मतलब इन द सेंस कि वो दोनों तरफ झुकता है, वो किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। वो जानता है कि यदि हम खुद के रूस का समर्थन कर देंगे तो यूक्रेन जो है हमसे कहीं ना कहीं बदला लेगा इन फ्यूचर, और ये हमारे देश के लिए क्या करेगा, खतरा पैदा करेगा। इसलिए उसने खुल के वोटिंग नहीं की, मतलब उसने ये दिखाया कि हम किसी की तरफ नहीं है, और उसको पहले से उसने मीटिंग करके समझा दिया कि हम तुम्हारी ही तरफ है, हम खुल के नहीं बोल सकते, इतने हम हमारी आप क्या करिए, दया समझिए। तो इसलिए हम रूस के फेवर में हमेशा रहते हैं, क्योंकि रूस ने हमारा हमेशा साथ दिया था। रूस ने हमारा क्या साथ दिया, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज बहुत हो गया। अब जो इतना हमने बचाया था ना रूस को, इसका उसने हमको बहुत, मतलब हमारी बहुत सारी हेल्प की थी रूस ने, क्योंकि हम उसको बताया था कि 1976 आप याद करो, तब रूस ने हमारी बहुत सारी हेल्प की थी, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड वाले जो है हमको मारने आए थे यहाँ पे, तो अब रूस ने हमको बचाया। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।